हिंदूज कहाँ, हिंदू तो सोया हुआ है ना। हमने चाबुक उठाया, हम लोग पेन उठाने वाले लोग हैं। बट 1300 ईस्वी से हमारा हो रहा है, जब से इस्लाम कश्मीर में आया। शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहले तो उन्हीं को ख़त्म कर दिया और कश्मीरी हिंदू हमेशा पिसता रहा। उस धरती का हम एबॉरिजिन्स हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां पे कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर एक दिन का हंगर स्ट्राइक है, यानी भूख हड़ताल है। कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, यानी टारगेट किलिंग की मामला फिर से एक बार कश्मीर में उफान पे है। आतंकवादियों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गोली मार दिया जा रहा है, मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। उसको लेकर कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर यहाँ पे जंतर मंतर पे कुछ लोग धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि कश्मीरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। जो बाहर के लोग कश्मीर में काम करने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। तो खैर, क्या क्या मांगे हैं उन सब पे बातचीत करेंगे। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ इतने दिनों से छलावा हो रहा है, या उनकी समस्याओं का कुछ निदान भी हुआ है, ये तमाम तरह की चीज़ों से हम आपको मुखातिब कराएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोरमा बख्शी जी मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कि कश्मीरी पंडितों का मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 1991 का मामला है। लेकिन आज तक कश्मीरी पंडितों के मामले के साथ सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है या समाधान भी हुआ है? कश्मीरी पंडितों का जो एक इशू है, ये पॉलिटिकल है या नहीं आई कैन नॉट से, बट कश्मीरी पंडितों का इशू बहुत पहले से हो रहा है। 1990 से ही नहीं कि जब हमारा पलायन हुआ था, बट 1300 ईस्वी से हमारा हो रहा है। जब से इस्लाम कश्मीर में आया, तब से एक सिचुएशन कश्मीरी पंडितों की ऐसी तब थी कि जब इतने कश्मीरी पंडित मारे जाते थे, सिकंदर बुतशकर ने कहा था कि कम से कम 1 क्विंटल ऑफ जनेव, जिसको सेक्रेट थ्रेड आप कहते थे, वो जमा होता था। और उस जगह का नाम रखा था बट मज़ार, मीन्स दैट इज़ द प्लेस, दैट इज़ द स्टोन वेयर कश्मीरी पंडित्स आर सपोज्ड टू बी किल्ड। ये तब की बात थी। और उसके बाद काफ़ी पलायन हो रहे थे। काफ़ी आपने सुने होंगे हमारे जैसे सर नेम्स, आपने कोंकण साइड से काफ़ी लोग गए हैं या बंगाल साइड से काफ़ी लोग गए हैं। और जो हमारे सर नेम्स है लाइक बट है, दर है, यू विल फाइंड दो सर नेम्स इन कोंकण बेल्ट एज वेल एज इन बंगाल। कमिंग बैक टू 1990, जब हमारा पलायन हुआ था, तब की बात, स्थिति की बात करेंगे, तब जो गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला जिसको डिंग डोंग किंग भी कहते थे, वो इन अ वे खुद भाग गए, ही वेंट अब्रॉड। हम लोगों को, अपनी जनता को, अपने लोगों को उसने मतलब मौत के घाट उठा रहा, भैया तुम मर जाओ अब। और तब हमारे भाई बहन सारे पलायन हो चुके, लगभग 4.5 लाख लोग हम तब वहाँ से हो गए। अब वेदर पॉलिटिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में भी जब हम लोग सारे के सारे वहाँ से चले गए थे, फिर 2012 में अंडर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज कुछ नौकरियाँ दी गई थी। तो हमारे कुछ भाई बहन जो अंडर दैट पीएम पैकेज, समस्याओं का निदान हुआ कि नहीं हुआ? समस्याओं का निदान तो कैसे हो जाएगा? आपने एक और बात कही कि 13 ईस्वी से ही हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर लास्ट किंगडम की बात करें, राजा की बात करें, तो हरि सिंह नाम था उनका, हिंदू थे। हाँ, हिंदू थे, बिल्कुल थे। एंड उन्होंने तो जब एक्चुअली स्टेट्स को चूज वॉइस दिया गया था, तो उन्होंने चूज फाइनली किया था, इंडिया को चुना था। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वहाँ पे मतलब चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की गलती बताएंगे या आप स्मार्ट शेख अब्दुल्ला को कहेंगे, शेख अब्दुल्ला केम इनटू द सदर रियासत उसको बनाया गया। एंड शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहले तो उन्हीं को ख़त्म कर दिया, इन्हीं को जलाए वतन किया। देन हरि सिंह मूव टू मुंबई एंड देन उन्होंने उनके बेटे को लाया। बाय दैट आई मीन टू से जो भी मतलब जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे राइट फ्रॉम द डे वन गलत रहे हैं कश्मीरियों के लिए, और कश्मीरी हिंदू हमेशा पिसता रहा। 1990 में भी कश्मीरी हिंदू पिसता रहा। तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई मीडिया नहीं था, तब कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो सेंसिटिव थी, जो हमारे त्रासदी के बारे में बोलेगी। हम लोगों ने ना गन उठाया, ना हमने चाबुक उठाया, हम लोग पेन उठाने वाले लोग हैं। कश्मीरी पंडितों के भी कई सेमिनार हमने देखे हैं, और यहीं इसी दिल्ली में तो 2 चश्मे हैं। एक चश्मा वो है जिसे कहा जाता है कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया गया, और ये हकीकत भी है कि प्रताड़ना हुई है, उनके साथ पलायन भी हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है कि वहाँ पे जो एक दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन्होंने उनका सहयोग भी दिया, बचाया भी, उनके घरों को आबाद भी किया है। आप मुझे ये बताइए,
आबाद आप मुझे क्या करोगे? मैं तो वहाँ की एबॉरिजन हूँ। मैं तो कश्यप ऋषि की संतान हूँ। कश्यप ऋषि जिन्होंने कश्मीर को बनाया है, मुझे मुसलमान क्या आबाद करेगा? आप कौन सी आबादी की बात कर रहे हो कि उसने मुझे आबाद किया? बर्बादी के सिवा तो कुछ उन्होंने दिया नहीं। हम जो कश्मीरी पंडित थे, हम एबॉरिजिन्स थे, हम वहाँ उस धरती के जने हुए लोग हैं, उस धरती का हम एबॉरिजिन्स हैं। रही बात मुसलमानों की, वो तो बाद में आए ना, वो तो इधर कन्वर्शंस थे, या पर्शिया से आए, या मंगोल, सम ऑफ द मंगोल, सम ऑफ द फ्रॉम पर्शिया, तो वो तो बाहर के लोग थे ना। एबॉरिजिन तो मैं ही हूँ, तो वो मुझे क्या आबाद करेगा? रही बात बहुत लंबी बहस चल जाएगी इस पे। जो आप बात कर रहे हो, कमिंग बैक टू दैट, कि फेव ऑफ द कश्मीरी पंडित्स जो तब भाग रहे थे, तो मुस्लिम्स ने कहा टू सम ऑफ देम, देखो देखो अब हालात खराब हो रहा है, आप भाग जाइए। एंड उनको लग रहा है कि भैया बहुत भाईचारा हो रहा है। ये भाईचारा नहीं हो रहा था, उसकी नजर तुम्हारे बागान पे थी, उसकी नजर बचा भी तो रहे थे ना, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं ये तुम्हारी जमीन है, तुम छोड़ के मत जाओ इसे, ये भी तो था। कौन? वहाँ के मुसलमान। तुम छोड़ के मत जाओ, जमीन सिर पे कोई लेगा क्या? घर किसी कोई सिर पे लेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा वो कह रहे थे मैं इसकी देख रेख करूंगा। अब मेरे बागान है, मेरे एप्पल के बगीचे, मेरे बगीचे वहाँ पे अखरोट के हैं, वो मुझे कह रहा मैं तुम्हारी इसकी देख रेख करूंगा। वो उसके साथ वो खा भी रहा है फल सब कुछ। वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो तो चाह रहे थे कि आप लोग मत छोड़े, कश्मीरी पंडित कश्मीर को नहीं छोड़े। कश्मीरी पंडित के पास और रास्ता क्या था? और मर जाते, और अपनी माँ बहनों को देखते रेप होते हुए, और अपने बुजुर्गों को देखते हुए खत्म हुए, और अपनी बच्चियों के साथ आज भी और कन्वर्ट हो जाते। कल फ्राइडे के नमाज के बाद वहाँ पे भी ऐलान भी हुआ कि कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम उनके साथ हैं। वो तो अच्छा है, वो तो एक अच्छी मतलब एक अच्छी मंशा, एक कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हो सकता है वो लोग उन गिने चुने कुछ अच्छी एनजीओ सोसाइटी या वो अच्छे माइंड के लोग भी होंगे जो ऐसा चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं। अगर वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। बट जो हमारा जीनोसाइड हो गया, कि हम क्यों बट ये कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा पलायन चला जा रहा है। ये नवा पलायन होगा जो अभी बच्चे हमारे आ रहे हैं, तो हम इसलिए बट कह रहे हैं कि जो पीछे त्रासदी हो गई, जो पीछे हमारा हो गया, उस पर कुछ तो हो। ये सब के पीछे एक मूवी हाल फिलहाल आई कश्मीर फाइल, जिसमें एकदम जो दिखाया गया, फिल्माया गया इन चीज़ों को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुतर्क है, तर्क इसका नहीं है, ना इतिहास से इसका लेना देना है। एक कश्मीरी पंडित जो अशोक पंडित जो वहाँ के लेखक हैं, उन्होंने लिखा है रिसर्च करके। कश्मीर नामा भी एक अलग बुक है, पुरानी किताबें हैं वो भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या कश्मीर फाइल के आने के बाद ये सब चीज़ें भड़का है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हुए हैं, ये आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं आपको बताऊंगी कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को, गंद को ढक्कन रख लेते हो। आप कहते हो कि भैया ये है ही नहीं। आपने 10 लोगों को मारा है, वो ढक्कन रख लिया ऊपर, और आप लोगों को पता नहीं है। और जिस दिन वो ढक्कन खुल जाता है, तब पुलिस आपके पीछे है, या सरकार बोलेगी कि अब तो आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे, और इस पे अब जांच पड़ताल हो जाएगी कि भैया ऐसे इनकी किलिंग क्यों हो गई, ये लोग सब कुछ छोड़ के क्यों भागे गए, घर गृहस्थी सब कुछ। तो तब तो आप तिलमिलाओगे ना। ये तिलमिलाहट कश्मीर फाइल्स में एक्चुअली पूरा सच दिखाया गया। लेकिन सच मानने को लोग तैयार नहीं। अशोक कुमार पांडे नाम है उनका, जिस लेखक की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? उनका इसमें फैक्चुअली अगर आप देखेंगे तो गलत है। इसमें एक अशोक कुमार पांडे जी कश्मीरी हैं? नहीं। अशोक कुमार पांडे जी वहाँ रहते थे? नहीं। उन्होंने रह के रिसर्च किया है। अशोक कुमार पांडे जी नीलकंठ गंजू के बेटे थे? नहीं। अशोक कुमार पांडे जी सरला भट्ट के भाई थे? नहीं। अशोक कुमार पंडित जी किसके भाई थे? किसी के नहीं। अशोक कुमार पांडे पंडितों के बीच रहे नहीं। अशोक कुमार पांडे जी को कौन सा हक दिया जाता? किसने उसको हक दे दिया ऐसा कहने के लिए? कहते हैं कि हम राइटर हैं, अगर हमारा काम है लिखना, समाज की सच्चाइयों को दिखाना। ठीक है, अगर वो लिखना चाहते हैं लिख ले। हम भी अपना नैरेटिव कह सकते हैं। अच्छी बुरी हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो वहाँ पे त्रासदी हो रही थी, उसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कौन जिम्मेदार जो है? वहाँ पे त्रासदी हो रही थी, वो उसका आप कह सकते हो 10% है। उससे ज़्यादा था, इट वॉज 100%, बट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कैप्चर एवरीथिंग। उन्होंने कुछ स्टोरीज उसकी दिखाई है जो कि सच है। जो कश्मीर में हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रहा है, और जो से दिखाया जा रहा है टारगेट किलिंग है, और एक रिलीजन को टारगेट करके मारा जा रहा है, और एक रिलीजन के लोग ये सब घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं?
मुझे लगता है किसको जिम्मेदार, उन्हीं लोगों को जो रेडिकलाइज थिंकिंग के हैं, उन लोगों को जो चुप्पी साधे हुए हैं। ऑब्वियसली लाइक जो वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी तो कश्मीरी पंडित हैं, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है कश्मीर की, उनको हम जिम्मेवार, और उन लोगों को भी जिम्मेदार दे रहे हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, और उन लोगों को भी जिम्मेदार दे रहे हैं जो उनको शाही दे रहे हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, जो उनको बसने की जगह दे रहे हैं। अगर मैं मानती हूँ कि अगर वहाँ पे 1 करोड़ में से सिर्फ मान लो 10,000 ही मिलिटेंट्स हैं, बट उन 10,000 को शाही तो मिलती है ना, और वो जो शाही देते हैं दे आर इक्वली कल्पिट्स। कहाँ से आते हैं मिलिटेंट, जबकि हमारी एजेंसियाँ इतनी मतलब स्ट्रांगली काम करती है, और कहा जाता है कि 2014 के बाद से तो जितनी भी एजेंसी हैं एकदम चौकस व्यवस्था करके और चील की नज़र रखती है। अगर चौकस होती तो फिर ऐसे ऑफिस में घुस के कोई मारता? चौकस तो बिल्कुल नहीं है। सरकार की फेलियर मानिए इसको। सरकार की फेलियर तो हम कहना नहीं चाहते हैं, हाँ इंटेलिजेंसिया फेलियर है। एजेंसियाँ तो सरकार के अंडर आती है ना। टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट इन दिस केस, यस। और दूसरी चीज़ आपने एक और कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं वो माइनॉरिटी में वहाँ पे हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी ऐसे देखा जा रहा है कि एक खास समुदाय है उसको टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो वो और कश्मीरियों पंडितों के साथ हो रहा है, तो उसमें कुछ अंतर दिख रहा है या कुछ डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। मॉब लिंचिंग की जितने भी केसेस आए हैं और बाद में जब उनको देखा गया था, दैट वाज नॉट दैट। जो आप कह रहे हो कि मॉब लिंचिंग हो गए थे, इक्का दुक्का यूपी में केस हुए थे, और उन इक्का दुक्का केसों में लाइक रेलवे पे कहा गया था कि भैया वो मीट लेके था तो उसको लोगों ने वो किया। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन दैट। यू एज अ जर्नलिस्ट नीड टू प्रोब इट फर्दर. It was based on individual rivalry because there was some kind of argument between the two people. It was not mob lynching. FIR में ऐसी कोई जिक्र नहीं है, कोर्ट के फैसले आते हैं उसमें भी जिक्र नहीं होता है। नहीं, आप properly go back to that case. I'm talking about that UP case wherein they said that he was carrying the mutton and people presumed कि ये beef था तो उसको होता था. If you'll go to back that case, it was altogether different. Question ये है कि कहाँ पे? Rather it's the other way round. गेटोज आर बीइंग क्रिएटेड. आप नीलाबारी की बात करेंगे, आप करीमगंज की बात करेंगे आसाम में, आप हेलाकांडी की बात करेंगे, आप केरला की मलप्पम की बात करेंगे. रादर दे क्रिएट द गेटोज एंड कॉर्नर दे हिंदूज कहाँ? हिंदू तो सोया हुआ है, उसको सो के हिला दिया है कश्मीर फाइल्स ने. हिंदू अभी और सोएगा. क्यों, कैसे सोया हुआ है? वो सोया हुआ है, आपको पता नहीं मतलब है कि सोया हुआ इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पे 5,000 किसी कम्युनिटी के लोग और 5 लाख किसी कम्युनिटी के लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ चंद हज़ार मर रहे हैं, तो हिंदू 30 साल से उनको पता तक नहीं है, बनक तक नहीं है, बोल तक नहीं रहा है. मैं पूरा हिंदुस्तान घूमती रहती हूँ, जब भी कहीं जाती हूँ वो कहते हैं अरे छोड़ दो ना कश्मीर को. हिंदू को पड़ी नहीं है न, हमारे उसको अब पड़ी है अपने घर की, 1 इंच नहीं अपने घर की देगा. कहा हिंदू सोया हुआ है, 2014 से पता चला कि हिंदू सोया. हिंदू पहले भी सोया था. हिंदू अभी थोड़ा सा जगा है, करवट बदली है. जिस दिन जागेगा तब उसको लगेगा कि जगने का मतलब क्या होता है? जगने का मतलब होता है कि हैविंग प्रॉपर इंटेग्रिटी, हैविंग प्रॉपर कॉन्शियसनेस, थिंकिंग अबाउट योर ओन ब्रेदरिन. अगर विश्व में हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम कैथलिक्स हैं, और हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, या हम कह रहे हैं 50 कंट्रीज़ में इस्लाम बस रहा है, हिंदूज़ एक इंडियन स्टेट्स हैं. यहाँ पे भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे? और भी कई कंट्रीज है जहाँ पे हिंदू हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सुरक्षित है. और यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर भी असुरक्षित है. ये मतलब कह सकते हैं इक्वेशन हमको समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दें तो. क्योंकि वहाँ पे तो वो चुप्पी साधे हुए हैं ना. अब देखो, अगर हम पार्टीशन की बात करेंगे, मुस्लिम्स वेयर बहुत ब्रॉडर लेवल पे हमारी बहस चली जाएगी. अगर आपने बात छेड़ी है तो आप पूरी तरह से सुन लीजिए. अगर तब हम 2% ये थे मुस्लिम्स, और आज की डेट में वो 20% बन गए हैं, एंड पाकिस्तान में हिंदूज 20% थे, वो 1.5% बन गए हैं. तो आप क्या कह रहे हो? सुरक्षित कहाँ पे है? बोलो कि आपका जो मीडिया है वहाँ के मीडिया को दबोचा दिया जाता है. अगर मुस्लिम सिक्योर नहीं है चाइना में उनको दबोचा दिया जाता है, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आती है. पाकिस्तान में सिखों की, हिंदूज़ की आवाज़ बाहर नहीं आती है. 20% से वो 2% पहुंच गया हिंदू पाकिस्तान में. किसी ने ची चाक पाकिस्तान को तो एक झटके में खारिज कर देते, कोई इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक शरिया से चलता है. हिंदुस्तान तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना. कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि काफ़ी देश ऐसे हैं
जहाँ पे हिंदू सुरक्षित है, जहाँ पे हिंदू अच्छे से रह रहा है, जी रहा। मैं आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ। पाकिस्तान के एग्जाम्पल हिंदू 20% से 2% पोषा। बांग्लादेश के एग्जाम्पल हिंदू की कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुसंख्यक को खतरा अल्पसंख्यक से, तो ऐसा नहीं कि चींटी को हाथी को चींटी का डर दिखाया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है, हाथी सोया हुआ है, हाथी सोया हुआ है और चींटी हर हमेशा काम करती है, एक्टिव है, स्लम्बर में नहीं है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उस पर क्या है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर जगने की जरूरत है हमें। बट अगर आप देखेंगे, अभी यूक्रेन की बात करेंगे या रशिया की बात करेंगे या बाकी देशों की बात करेंगे, आपका जीडीपी तो उनसे बेटर है ना। ऑलमोस्ट अगर 8 देखा जाए 8% आपका जीडीपी है। इकोनॉमी की आप बात करेंगे तो जितना मतलब अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे तो आपकी स्थिति उससे बेटर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे आपकी स्थिति उससे बेटर है। अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे आपकी इकोनॉमिक स्थिति उससे बेटर है। तो आप किस देश में रहना चाहेंगे? सीरिया की बात करेंगे, दमस्कस की बात करेंगे, किस देश की आप बात करना चाहिए? आपकी स्थिति, आप बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हो। कई ऐसे इंडेक्स आते हैं जिसमें हमारी हालत नेपाल से भी बदतर है, बांग्लादेश से भी बदतर है, पाकिस्तान से भी बदतर है, श्रीलंका से भी कौन बदतर से है। पैरामीटर्स? आप मुझे तो पैरामीटर्स श्रीलंका की हालात क्या है वो तो आपको कुछ पता भी नहीं है। कुछ नहीं है। श्रीलंका में इकोनॉमिक स्लम्बर हो गया है। श्रीलंका इज गॉन व्हेन इट कम्स टू द, सिर्फ उन्होंने थोड़े से बहुत इंडिकेटर्स हेल्थ के रखे थे बेटर। बांग्लादेश ने मैटरनल इंडिकेटर्स बेटर है। खैर, हाँ। दैट हैज गॉन कंप्लीटली डाउन। पोस्ट वॉर, पोस्ट यूक्रेन, एवरीथिंग इज गॉन डाउन। लुक एट देयर इकोनॉमीज। खैर, हम आते हैं फिर कश्मीरी पंडितों पे, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए उनके पलायन रोकने के लिए तमाम नीतियां बनाई गई हैं। फिर क्यों पलायन हो रहा है? सरकार का दावा था कि हमारी सरकार बनते कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाएंगे, व्यापार के लिए उनको जगह देंगे, व्यापार के लिए उनको आर्थिक मदद करेंगे। ऐसा क्यों हुआ या नहीं हुआ? कश्मीरी पंडित अगर पलायन कर रहे हैं तो क्या 90 का वो फिर से दौर आ गया है? उस समय भी शायद आप सही कह रहे हो, बट क्वेश्चन ये है कि 90 का दौर तो दिख रहा है वापस आ रहा। बट सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई, स्कीम बनाई, कश्मीरी पंडित अपनी शर्तों पे जाएगा ना। जब हमें वहाँ से उखेड़ दिया, जब तक शर्त हमारी ये है सिक्योरिटी, अनलेस एंड अनटिल हम सिक्योर नहीं फील करेंगे, हम मरने के लिए थोड़ी वहाँ जाएंगे। आप उस देश में उस समय आप सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करिए, जो सबसे मजबूत कंधों पे देश है, हमारे प्रधान सेवक आतंकवादी हुए कोई भी बट कश्मीर की बात करेंगे ना, आपके 99.9% मुस्लिम हटाया हैं। गया। हाँ, तो आपके भाई गए, आप गए वहाँ, 370 हटा के। तो आप जैसे ही काफ़ी लोग हैं ना हिंदुस्तान में, बड़ा पड़ा हुआ है आप जैसे लोगों से, जो तभी मैं कह रही हूँ आप सोए हुए हो। अगर आप नहीं जा रहे हो वहाँ पे और लाइक माइंडेड लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, तो जो कश्मीरी पंडित गिने चुने हैं जिनकी पॉपुलेशन भी डिविंडल हो गई है, वो वहाँ पे जाएगा मरने के लिए क्या? उसके लिए नहीं कमर टूट जाएगा आतंकवादियों का, आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, इसका मतलब नहीं रुका। उसके लिए हमें इकोसिस्टम एक क्रिएट करना पड़ेगा। जो कंडीशंस तब थी 1990 की कंडीशंस, कि वो फिर से ना दोहराई जाए, उसके लिए एक हमें बिठाना पड़ेगा, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जिन्होंने जैसे बिट्टा कराटे, अभी तो उन्होंने कर लिया, मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। बिट्टा कराटे जैसे लोग और इंटेलिजेंस आपके हाथ में, फोर्स आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चुना ऐसा वो तो नहीं है आपके फिर ये हाथ फेलियर कहाँ? नहीं, आपको लगता है आपके हाथ में? इट्स वेरी इजी टू से। मेरे हाथ में? किसके हाथ में? आपके हाथ में नहीं, सरकार के हाथ की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट के हाथ में कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट हर एक चीज़ देखेगा और हम भी गवर्नमेंट से ही गुहार लगा रहे हैं कि यू नीड टू लुक इनटू, यू नीड टू, यू हैव फेल्ड ऑन द प्रॉमिसेस जो सरकार ने दिए थे। चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करेंगे या बीजेपी सरकार की बात करेंगे, दे हैव फेल्ड ऑन अस। जो एक्सपेक्टेशंस थी, दे हैव फेल्ड ऑन अस। लास्ट मोदी गवर्नमेंट के 8 साल हो गए। क्या लगता है आने वाले 2024 तक चलेगा ये सब चीज़ें? बहुत चीज़ें बदलेंगी, बहुत चीज़ें नहीं आएंगी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नॉन कश्मीरी लोग हैं वहाँ पे, उनके साथ अच्छा होने की उम्मीद है, आपको लगता है? उम्मीद है। और एक सिविल सोसाइटी, क्योंकि वी बिलोंग टू सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का काम ही होता है कि सरकार को याद दिलाना कि उनका दायित्व क्या है, उनके काम क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। तो वो तो हम उनको याद दिलाते ही रहेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि सरकार ने क्या क्या चीज़ें करनी है, वो हम उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत क्या क्या उन्होंने करना, वो हम उनको याद दिलाएंगे। वही हमारा काम है, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।